हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 20 है। जैसे कि आपको पता है कि हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट उठाया हुआ है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम लेक्चर की बात करें तो आज 10th लेक्चर आपकी स्क्रीन पे है। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ बाइलरी सिस्टम को देखा था, और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोएंट्राइटिस। आज हम गैस्ट्रोएंट्राइटिस के बारे में देखेंगे, गैस्ट्रोएंट्राइटिस क्या होता है और इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी के साथ में गैस्ट्राइटिस के ऊपर भी देखेंगे, पेप्टिक अल्सर के ऊपर भी देखेंगे, और ड्यूडेनल अल्सर के ऊपर भी आज ही हम बात करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है कि इसके 2 पार्ट्स आ जाएं। तो चलो देखते हैं आज हम कितना निपटा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस वगैरह इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? तो देखो कहाँ पे आया हुआ है ये। तो ये डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ है। डी ट्रिपल एस बी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि इरोजन ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक इज टर्म्ड। इरोजन का मतलब ही क्या हो गया? जैसे इरोजन होता है ना, सड़ना, ठीक है। वहां पे इरोजन हो रहा है किसके ऊपर? म्यूकोसल मेम्ब्रेन किसकी? स्टमक की। अब आपको पता है कि 4 लेयर्स होती हैं हमारी, है ना। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसी को हम म्यूकोसा कहते हैं। अब ये कह रहा है कि स्टमक की म्यूकोसा में इरोजन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे? तो ये ड्यूडेनम की बात हो गई, है ना। ड्यूडेनम में बात चलेगी। हमें स्टमक का स्पेसिफिक पूछा गया है। स्टमक को हम क्या कहते थे? गैस्ट्रिक कहते थे। तो गैस्ट्रिक अल्सर इसको हम कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? गैस्ट्रिक अल्सर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं किस तरह से ये इरोजन होता है। तो देखो ये डायग्राम में डायरेक्टली आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखो इस तरह से पहली स्टेज थोड़ा 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 अल्सरेशन हो रही है, क्लियर। उसके बाद देखो अब ये कितना अल्सर हो गया यहाँ पे, जख्म जख्म। ये फुली कंप्लीट इरोजन, इरोजन वाली स्टेज, प्री कैंसर स्टेज बन चुकी है यहाँ पे, क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में वो भी देखेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर मीन्स ulceration of mucosa and submucosa layer of stomach due to gastric acid। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब हो गया अल्सरेशन हो जाना म्यूकस लेयर में, किसकी? सबम्यूकोसा की या मस्कुलेरिस, इनमें से मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, सॉरी मस्कुलेरिस नहीं, म्यूकोसा और सबम्यूकोसा में अल्सरेशन हो जाना। इसी को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक, इसी को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, हाइपर सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड निकलता है आपके स्टमक में? तो HCl निकलता है आपके स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये RUHS MSc नर्सिंग जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था। देखो काफी रिसेंट क्वेश्चन है, लगभग 2-3 साल पहले का। तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। अब ये कह रहा है कि एक अल्सर तो हमको पता चल गया कि गैस्ट्रिक अल्सर होता है। अल्सर कहाँ होता है? तो म्यूकोसा के अंदर, स्टमक के अंदर होता है। अब ये कह रहा है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जैसे कि जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था तो स्टमक में आपने देखा था ये इसोफेगस आ रहा है, ये स्टमक लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, इस तरह से स्टमक था। और अगर आप देखो तो स्टमक में क्या था? ये कार्डिक वाला रीजन था, ये फंडस वाला रीजन था, ये कंप्लीट बॉडी वाला पोर्शन था, और ये वाला एंड पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते थे? पाइलोरिक वाला पोर्शन बोलते थे, पाइलोरस पोर्शन बोलते थे। और इसी पाइलोरस पोर्शन में एक जगह होती है उसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से, आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन। पेप्टिक अल्सर कहाँ पे पाया जाएगा? कौन से वाले रीजन में पेप्टिक अल्सर पाया जाता है? कौन से रीजन में? तो याद रखना, कार्डिक रीजन में नहीं होता है, फंडस में भी नहीं होता है, बॉडी में भी नहीं होता है, तो पाइलोरस वाले रीजन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पाइलोरिक रीजन। ये होता है लेसर कर्वेचर, ये होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। जब अगर आपने पीछे लेक्चर्स देखे होंगे तो ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं। फंडस, बॉडी, है ना, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ओमेंटम, ये सब चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? तो गैस्ट्रिक अल्सर आर कॉमनली लोकेटेड ऑन द लेसर कर्वेचर। कहां पे गैस्ट्रिक अल्सर? देखो कहां पे? तो लेसर कर्वेचर वाली जगह साइड है ना। तो गैस्ट्रिक अल्सर आर कॉमनली लोकेटेड ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक। मतलब ऊपर वाली तरफ, इस वाली तरफ, लेसर कर्वेचर वाली तरफ, पाइलोरिक वाले रीजन में ये देखा जाता है। इज इट क्लियर?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्स ऋषिकेश में। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2023 में। उसके बाद ही देखो नवंबर 2023 में एक और एग्जाम में हुआ है, जेएमसीएच में 22 में आया और DSSS में 2013 में। अब देखो 13 से क्वेश्चन कहाँ कहाँ रिपीट हुआ, 23 लगभग 10 साल के बाद रिपीट हुआ। इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। और पीवाईक्यू क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक तरीका बता दूं, होता क्या है बेसिकली, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ ये एक पीवाईक्यू है। अब इस पीवाईक्यू को हमें कैसे पढ़ना है, कई बार आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद डायरेक्टली सी इज द करेक्ट आंसर, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, कॉज एज इट इज पीवाईक्यू नहीं आता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, जैसे अब यहाँ पे आया हुआ है तो आया हुआ है। अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो लगभग 7 से 8 एज इट इज आएंगे। बाकी जो आएंगे तो पीवाईक्यू से, बट किस तरह से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब इस क्वेश्चन में कोई एक कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेप्टिक अल्सर कीवर्ड है, तो मतलब पेप्टिक अल्सर के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ये कीवर्ड आपको देखना है, पेप्टिक अल्सर। उसके बाद आप जो ये ऑप्शंस देखोगे ना, इन ऑप्शंस में इन सभी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देखना है। जैसे एस्चेरिया कोलाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं इनमें भी ये अपने आप में एक कीवर्ड होते हैं। उन ऑप्शंस को भी आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे। एक तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायरेक्टली, उसको तो आप ध्यान से देखते ही हो। बाकी जो 3 बचते हैं ना ऑप्शंस, वो स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन में क्यों डाले गए उनका एक रीजन होता है। उसके पीछे के रीजन को भी ध्यान से, रैशनल्स को अच्छे से सॉल्व करना है, तब जाके आप समझो कि आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ा है। फिर आपको, फिर जो भी आप उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये क्या पूछना चाह रहा है और क्या आंसर है इसका। क्लियर, तो ये थोड़ा सा तरीका बहुत बार अभी तक जो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहा होगा, इवन जब हमने बाकी सीरीज भी स्टार्ट की थी उसको, तब से पता है कि ये चीज मैं बार बार कहता हूँ, स्ट्रेसफुली कहता हूँ, कॉज ये मेरी भी हेल्प इसने बहुत करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प इस टेक्निक ने करी है, तो आप भी इसको अप्लाई करो। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये कह रहा है पेप्टिक अल्सर जो होता है, हमें यहाँ पे पता चल गया। पहला सवाल हमको क्या पूछा गया था, मोस्ट कॉमन अकरेंस पेप्टिक अल्सर कौन सा होता है स्टमक में, तो पाइलोरिक पोर्शन में होता है। ये हमको पता चल गया कि पाइलोरिक पोर्शन में पेप्टिक अल्सर होता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये किसकी वजह से होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है। तो याद रखना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम से पता चल रहा है, पाइलोरी से याद रखो इसको, पाइलोरी पेप्टिक याद रखो इसको। क्लियर, समझ आ गया। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये मोस्ट कॉमन एजेंट है, यही पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, पेप्टिक अल्सर का। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में कुछ 3-4 बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इससे पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का लेयर्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखो, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब इस ट्यूब ने जगह जगह पे अपनी शेप को चेंज किया है। फॉर एग्जांपल ये माउथ से ऐसे स्टार्ट हुई थी, ये इसोफेगस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मोटा हो गया तो ये स्टमक बन गया, फिर ये ड्यूडेनम बन गया, उलझा 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 ड्यूडेनम बन गया। क्लियर, समझ आ गया। थोड़ा सा इसको जूम करके इस साइड बताता हूँ, वो हमारे ही पीछे छुप जाएगा। तो एक मिनट, सॉरी, ये डायरेक्टली लास्ट स्लाइड पे जंप हो गया। यहाँ पे थे हम, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको। तो ये जो माउथ है, यहाँ पे आप देखो, अब माउथ से लेकर एनस तक की ट्यूब है, तो माउथ से शुरुआत हुई, ये इसोफेगस वाला रीजन आ गया, फिर ये स्टमक बन गया। तो देखो यही ट्यूब क्या कर रही है, अपनी शेप चेंज कर रही है, ये ड्यूडेनम बन गया। क्लियर, उसके बाद ये ऐसे उलझा ड्यूडेनम जुजनम इलियम, फिर उसके बाद जाके ये कहाँ जुड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ये सीकम आ गया, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, देन एनस, देन ये बाहर आ गया। तो ये सारी चीजें, ये है क्या बेसिकली, माउथ से लेकर एनस तक ये ट्यूब ही तो है। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूं, यहाँ से पकड़ूं और यहाँ से पकड़ूं और इसको ऐसे खींच दूं,
तो ये ऐसे ट्यूब नहीं बन जाएगी पूरा खींच दूं अगर तो ये ट्यूब ने जगह जगह चेंजेस किए हैं। अब अगर मैं इस ट्यूब की बात करूं, इस ट्यूब को मैं कट करूं, इस ट्यूब को अब मैं कट करूं, कट करके देखूं कि ये कितनी दीवारों का बना है। इसके अंदर दीवारें लगी हुई हैं अलग अलग, तो कितनी लेयर्स का ये बना हुआ है, अब उसको समझते हैं। ये क्या है, कितनी लेयर्स होती हैं, तो याद रखना एलिमेंट्री कैनाल में टोटल 4 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? 4 लेयर्स पाई जाती हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे बाहर वाली आउटर लेयर उसको हम कहते हैं सिरोसा। आउटर से इनर की तरफ हम जा रहे हैं, क्लियर। सबसे बाहर सिरोसा। सिरोसा के जब हम अंदर आते हैं तो आती है मस्कुलैरिस, ठीक है। सिरोसा के बाद मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस जो है मसल से ये बेसिकली बनी होती है 2 अरेंजमेंट से। इनर वाला अरेंजमेंट इसका सर्कुलर मसल फाइबर होता है, देखो ये सर्कल की तरह मसल फाइबर से इस तरह से जुड़ा हुआ है, सर्कुलर मसल फाइबर, क्लियर। इनर सर्कुलर होता है और बाहर वाला आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, आगे ऐसे इस तरह से ये ऐसे बाहर की तरफ निकले होंगे डॉट 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 डॉट, तो इस तरह से। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, मस्कुलैरिस 2 इनर और इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और इसके अंदर होती है थर्ड लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। सबसे अंदर होती है फोर्थ, इसको हम कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। सबसे अंदर हो गई म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकोसा लेयर देखो, इस म्यूकोसा लेयर, ये हो गई म्यूकोसा लेयर आपकी। और जो अंदर अब खाली जगह बची इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूमिन। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें आपकी लेयर्स थी। सबसे बाहर अगर अब आपसे पूछे एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर है, तो 4 लेयर है। कैसे याद रखेंगे इसको? सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। एस एम एस एम एस, एस एम एस करके याद रखो, एस एम एस करके लास्ट पे एम। एस एम एस मतलब मैसेज, मैसेज। तो एस से आ गया सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इज इट क्लियर? तो इनर सबसे आपको क्या पूछा जाता है, तो इनर मोस्ट पूछा जाता है तो म्यूकोसा, आउटर पूछा जाता है तो सब म्यूकोसा। समझ आ गया? और जो पेरिस्टालसिस होता है, वो पेरिस्टालसिस इनमें से कौन सी लेयर परफॉर्म करती है, पेरिस्टालसिस में कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो ऑब्वियसली मस्कुलैरिस करेगी, क्योंकि कंट्रैक्शन मूवमेंट होना है, क्लियर। तो मसल्स चाहिए तो मस्कुलैरिस करती है। अब देखो ये काफी बेसिक है, मतलब इतना बेसिक है कि ये आपने क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो वहां पे आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक चैप्टर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां की ये डायग्राम मैंने डायरेक्टली अभी चिपकाई। अब एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में देखते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो देखो, पेप्टिक अल्सर इज अ म्यूकोसल अल्सरेशन ऑफ स्टमक, मतलब म्यूकोसा वाली लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें अल्सरेशन हो जाती है। ड्यूडेनम में हो सकती है और इसोफेगस में हो सकती है। तो मतलब 3 जगह पे, स्टमक में, ड्यूडेनम में और इसोफेगस में, 3 जगह पे अल्सरेशन हो सकती है म्यूकोसा में, विच कम्स इन कंटेक्ट विद गैस्ट्रिक सेक्रेशन। और वो जो अल्सरेशन है वो गैस्ट्रिक सेक्रेशन के कंटेक्ट में आके और ज्यादा वर्स कंडीशन बन जाती है, क्योंकि एसिड है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, आपको पता है ना हमारी स्टमक में HCl निकलता है। अब ये एसिड है, डायरेक्टली अगर मैं एसिड अपने हाथ पे डालूं HCl, तो हाथ मेरा जल जाएगा। तो स्टमक क्यों नहीं जलता? ये जो मस्कुलैरिस, ये जो म्यूकोसा लेयर है ना, ये म्यूकोसा जो है म्यूकस को सेक्रेट, म्यूकस निकलता है इसमें। और म्यूकस क्या करता है, ये लेमिनेशन कर देता है स्टमक की अंदर वाली वॉल, जो म्यूकोसा लेयर है उसको, म्यूकोसा लेयर को ये इंसुलेट कर देता है, ताकि HCl का उस पर प्रभाव ना पड़े, उस पर इफेक्ट ना पड़े। समझ आ गया? अब होता क्या है, अगर पेप्टिक अल्सर हुआ होगा और वो कंटेक्ट में आएगा HCl के, तो और ज्यादा कंडीशन खराब होगी, वर्स कंडीशन हो जाएगी। तो ऑल दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन और इम्पेयर म्यूकोसल बैरियर प्रोटेक्शन कॉज पेप्टिक अल्सर। अब होता क्या है, पेप्टिक अल्सर जो है म्यूकोसल अल्सरेशन है, ये आपको पता चल गया, स्टमक में, ड्यूडेनम में, एसोफेगस, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कम्स इन कंटेक्ट विद गैस्ट्रिक सेक्रेशन, तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन के कंटेक्ट में आता है, कंडीशन वर्स होती है। और इस वजह से जैसे ही अब ये HCl के कंटेक्ट में आ रहा है अल्सर, उसकी वजह से क्या होता है, ऑल दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है आपके स्टमक के अंदर। और इम्पेयर म्यूकोसल बैरियर, और जो म्यूकोसल बैरियर था, जो म्यूकस निकलता था, वो जो बैरियर का काम था वो फेल हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। प्रोटेक्शन कॉज पेप्टिक अल्सर, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है इसके? रिस्क फैक्टर या जिनको हम काज कहते हैं आप पेप्टिक अल्सर, आर यूज्ड ऑफ सैलिसिलेट। अगर हम सैलिसिलेट का यूज करते हैं NSAID, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का यूज करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं,
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन में हमको दिया गया था। तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट है आपके पेप्टिक अल्सर का, तो उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन ऑफ अपर जीआईटी, ठीक है, अपर जीआईटी में मोस्ट कॉमन कॉज जो है पैथोलॉजिकल अगर हम बोलें तो हाइपर सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेटरी डिसऑर्डर लाइक कोहर डिजीज। अगर कोहर डिजीज है, हाइपर सेक्रेशन होती है कोहर डिजीज में, अगर हम आगे देखेंगे कोहर डिजीज आएगा तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइपर सेक्रेशन में ज्यादा HCl निकल रहा है, उसकी वजह से भी अगर जिस आदमी को, जिस भी पर्सन को ज्यादा सेक्रेशन, ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जरूर कंसल्ट करना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को। कॉज वो प्री स्टेज है, कौन सी प्री स्टेज है, उसमें अल्सरेशन कॉज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है उसको, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है उसको, आगे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ताकि पहले ही डॉक्टर को दिखाया जाए और वहां पे डिटेक्शन होगी, चेक होगा कहीं इसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन तो नहीं हुई है, कहीं कोहर डिजीज तो नहीं है, हाइपर सेक्रेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, बाय मेडिकेशन इनिशियल फेजेस में हम इसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्या, वो जीआई सिस्टम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम अगर मैं आपको कहूं आपकी बॉडी का क्या है, तो वो जीआई सिस्टम है। गट आपका अगर सही है तो पूरी बॉडी आपकी सही है, अगर आपका गट सही नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर बनेगी। गट सही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। हम कहते हैं ना कभी भी कुछ भी होता है हमारी गट फीलिंग है, तो गट बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपका। अगर आपका गट ही डैमेज है, कॉज हमारी बॉडी जो भी हम बन रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, हम जो खाते हैं, ठीक है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं। देखो, आप अच्छा अच्छा खाओ कोई इशू नहीं, बट वो अच्छा अच्छा एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करके आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना भी तो चाहिए। क्लियर, इसीलिए जीआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, रिस्क फैक्टर इसके क्या है, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो, अगर आप टोबैको लेते हो, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि हाइपर सेक्रेशन हो जाएगी। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन होगी, उससे भी अपर जीआईटी आपका जो है वो इफेक्ट होगा। पैथोजन पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर हम बताएं तो पैथोलॉजिकल होता है हाइपर सेक्रेशन डिसऑर्डर लाइक कोहर डिजीज में, या जोलिंजर, एलिसन सिंड्रोम, जेडीएस एटसेट्रा। ये सब क्या दिक्कत करते हैं, ये सब जो है ये सब रीजन है, कॉजेज हैं। किसके पीछे के कॉजेज हैं, ये आपके पेप्टिक अल्सर के पीछे के कॉजेज हैं। अल्कोहल कंजप्शन, स्पाइसी फूड अगर आप बहुत ज्यादा लेते हो, है ना, कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, एंड सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अगर आपको है, तो स्ट्रेस भी आपके जीआई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे आपके किसके, पेप्टिक अल्सर के। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, जादू एक पर्सन है, जादू इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। तो जादू जो है वो पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है, उसको पेप्टिक अल्सर मतलब एक पेशेंट है उसको पेप्टिक अल्सर है, ये आपको क्लियर हो गया। ड्यूरिंग हिज डिस्चार्ज, जैसे ही उसका डिस्चार्ज होता है तो काउंसलिंग एजुकेट हर टू अवॉइड। अब जो काउंसलिंग कर रही थी वहां पे नर्स उसकी, वो एजुकेट करती है किसके लिए, उसको कि उसको क्या अवॉइड करना चाहिए। क्या कॉफी और कोला अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, कॉफी मैंने बताया कैफीन करता है तो बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल। स्पाइसी फूड आइटम, ये भी तो रिस्क कॉजिंग है, ये भी तो ऑल ऑफ द अबव, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये RUHS MSc नर्सिंग सेम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डुडनल अल्सर। अब ये कह रहा है फिर से अल्सर पे क्वेश्चन है कि डुडनम में अल्सर, इनमें से कौन सा जो है वो डुडनल अल्सर डायरेक्टली कॉज नहीं करता है। अब नहीं करने वाला देखना है आपके, स्मोकिंग कॉज करेगा, स्ट्रेस कॉज करेगा, अल्कोहल कॉज करेगा, एंटीबॉडी का कोई लेना देना नहीं है। देखो, एंटीबॉडी से कोई डुडनल अल्सर ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब तो रिस्क फैक्टर हैं किसके, अल्सरेशन के। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तो आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया काजिंग गैस्ट्राइटिस। अब ये पूछ रहा है कि हमको बताओ सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन है जो गैस्ट्राइटिस काज करता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन इन स्टमक काज करता है, तो याद रखना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यही है, इसी की वजह से जो है गैस्ट्राइटिस की कंडीशन बनती है। इज इट क्लियर? तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अदर काज सेम एज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का भी सेम काज है तो इसका भी सेम काज आ जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2024, देखो 2 साल पुराना सवाल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही इजी, देखो क्या चिंदी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये कह रहा है कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, मैंने कहा आपको दो कंडीशंस होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब सडनली, क्रॉनिक काफी देर से चला आ रहा है। तो इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। अब यहां से डायरेक्टली देखो कि किसी पेशेंट को जो है गैस्ट्राइटिस है, मतलब उसको गैस्ट्राइटिस में दिक्कत है, स्टमक में उसके दिक्कत है, तो उसको क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो रिस्क में है कि उसको विटामिन वो वाला पूरा नहीं मिलेगा। मैंने जिस टाइम पे आपको स्टमक पढ़ाया था, स्टमक में मैंने आपको कहा था, स्टमक की सेक्रेशंस के बारे में मैंने समझाया था, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि पैराइटल सेल जो है HCl भी निकालता है, और इसके साथ साथ पैराइटल सेल नहीं, चीफ सेल्स जो है HCl भी निकालते हैं, और इसके साथ साथ क्या निकालते हैं, इसके साथ साथ ये निकालता है आपका इंट्रांसिक फैक्टर, इंट्रांसिक बॉडीज मैंने आपको बताया था। ये इंट्रांसिक बॉडीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, विटामिन B12। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपका बन जाएगा विटामिन B12। एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, यहाँ पे अब आप देख सकते हो पैराइटल सेल, सॉरी चीफ सेल नहीं था, पैराइटल सेल ही था। चीफ सेल तो आपका पेप्सिन बनाता है, थोड़ा गलत मैंने बोल दिया। देखो इतनी बार पढ़ाने के बाद भी तब भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्यों? रिवीजन बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ याद रहे, हर एक चीज आप कभी भी याद नहीं रख सकते हो। आपको रिवाइज, आपको अगर आपका नाम भी पता है ना, तो वो इसीलिए याद है बिकॉज इसका रिवीजन बहुत बार हुआ है। क्लियर? आपको अगर देखो कभी ऐसा होता है ना, आपने किसी पर्सन को देखा, आप हमेशा उसको याद नहीं रखते। अगर आप वो जनरली आपको 7-8 साल के बाद मिलेगा, तो आपके ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ता है कि यार ये कौन है, मैंने देखा इसको। लेकिन जिनको आप रोज देख रहे हो उनको आप याद रखते हो। कॉज रिवीजन, आपका पढ़ने का जो भी तरीका है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप रेस में आगे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप रेस में बहुत पिछड़ते जा रहे हो। ब्रेन का एक टेंडेंसी होती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, बुक खोल के पढ़ रहे हो, देख रहे हो सामने, तो आपको लगेगा इजी है, इजी है, इजी है। पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एकदम तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन बहुत चालाक है। ब्रेन प्रिडिक्ट करता है, आप कोई गाना भी सुन रहे हो तो वो प्रिडिक्ट कर लेगा अगली लाइन क्या है, समझ आ गया? वैसे ही जब आप पढ़ रहे हो तो ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि हाँ अब इसके साथ ये है, जैसे ही बुक बंद। इसीलिए जो एक्टिव रिकॉल टेक्निक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव रिकॉल थोड़ा सा बता दूं होता क्या है, जब भी आपने कुछ पढ़ लिया उसके बाद बुक को बंद कर दो, कॉपी को बंद कर दो, एक प्लेन पेपर पकड़ो और देखो आपको क्या क्या याद रहा। उसको लिखने की कोशिश करो, आज मैंने ये पढ़ा, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें था, उसको रिकॉल करने की पूरी कोशिश करो। क्लियर? जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे फिर नहीं भूलती चीजें, फिर जो है वो थोड़ा परमानेंसी, लेकिन उस एक्टिव रिकॉल को भी बाद में रिवाइज करना पड़ता है। जो एक्टिव रिकॉल आपने किया, बस फर्क इतना है कि नॉर्मली जो रिवाइज आप 10 बार चीजों को याद रहेंगी चीजें, तो एक्टिव रिकॉल 2-3 बार करोगे तो वो याद रह जाएगी। ये है टाइम एफिशिएंसी। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सेल्स हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में और वो सेक्रीट क्या क्या करती हैं। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ लेना, पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। क्लियर? तो इसकी मैं डायरेक्टली अब एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक, जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, मे कॉज डेफिशिएंट सेक्रीशन ऑफ इंट्रांसिक फैक्टर, जिसकी वजह से इंट्रांसिक फैक्टर की डेफिशिएंट सेक्रेशन हो जाएगी। याद रखना, चीफ सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है पेप्सिन को, पैराइटल सेल प्रोड्यूस करता है HCl को और इंट्रांसिक फैक्टर को। ये दो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब विच इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब अगर गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन होगी है तो इंट्रांसिक फैक्टर ही नहीं बनेगा। अब इंट्रांसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो डेफिशिएंसी किसकी होगी? विटामिन B12 की। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका जिपमर स्टाफनर्स 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ऑल आर ट्रू अबाउट H पाइलोरी इन्फेक्शन। अब ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें सब ठीक है, किसके लिए? H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, एक को छोड़ के एक्सेप्ट, मतलब 3 सही स्टेटमेंट होगी, एक जो है बिल्कुल उल जलूल अलग सी स्टेटमेंट होगी। इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कौन सा बैक्टीरिया है? क्या ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है? याद रखना H पाइलोरी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बीमारी कॉज कर रहा है, नेगेटिव है, ठीक है, बस याद रखो ऐसे। तो ये जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको गलत बताना था। बाकी देखो, इज इराडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी, तो बिल्कुल हम ट्रिपल थेरेपी देते हैं पेशेंट में। तीन ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट को, वो क्या है, कितनी उसकी डोजेज है, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रोड्यूस यूरिया एंजाइम, यहाँ पे H पाइलोरी क्या करता है? यूरिया को तोड़ता है, इसीलिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी हम करते हैं। अगर H पाइलोरी को टेस्ट करना हो तो हम क्या करते हैं?
यूरिया ब्रेथ टेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक का, जहां से हम कंफर्म करते हैं कि एच पाइलोरी है। ये भी है मेलिटोमा ट्यूमर, हाँ मेलिटोमा ट्यूमर ये कॉज करता है। ट्यूमरस कंडीशन भी ये ला सकता है। तो ये तीनों इसके आंसर आ जाते हैं। अब इस एक्सप्रेशन वाली स्लाइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें ध्यान से देखना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो पहला क्या है, तो ध्यान से देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अ मोटाइल, खुद से चलता है, मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट कॉज 90% ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो कितने परसेंट? 90% पेप्टिक अल्सर कॉज कौन करता है? एच पाइलोरी। 80% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, 80% आपके गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब आपका जो स्टमक है उसके अंदर जो अल्सरेशन होती है वो 80% किसकी वजह से होती है? एच पाइलोरी की वजह से। एंड इन सम पेशेंट गैस्ट्रिक कैंसर आर म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टाइप लिम्फोमास। और जो आपके गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं या माल्ट के कैंसर्स हैं, वो कॉज कौन करता है? वो कॉज करता है आपका एच पाइलोरी। क्लियर। नेक्स्ट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सेक्रीट वैक टॉक्सिन, ठीक है, VACA, वैक ए टॉक्सिन। वैक ए टॉक्सिन याद रखना, ये प्रोड्यूस करता है। आपको पता है होता क्या बेसिकली, जो भी पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है वो करेगा क्या? पैथोजन का वेपन क्या है? पैथोजन का वेपन है, पैथोजन हम किसको कहते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करे, आपको बीमार करे, उसको हम कहते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन कैसे बीमारी कॉज करेगा? ये बनाता है टॉक्सिन। क्लियर। वो टॉक्सिन क्या है? मान के चलो जहरीला कुछ पदार्थ वो बनाएगा, वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में दिक्कत करेगा, आपको बीमार करेगा। तो जब भी ड्रग्स बनती है ना, वो किस किस चीजों पे बनती है? या तो वो ड्रग काम करती है डायरेक्टली बैक्टीरिया को वाइप आउट करेंगे, या तो वो ड्रग टॉक्सिन के खिलाफ बनती है। आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह इन सब चीजों में आता है। बस आप इतना याद रखो कि एच पाइलोरी जो है, जो एच पाइलोरी है वो कॉज करता है, अल्सरेशन कॉज करता है, कैंसर वाली कंडीशन कॉज करता है। बट किसकी वजह से? उसके पास क्योंकि एक टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को क्या कहते हैं? वे के टॉक्सिन कहते हैं, विच इनहांस एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉलोनाइज द स्टमक। अब देखो, ये वैक ए टॉक्सिन क्या करता है? ये इनहांस करता है, बूस्ट करता है बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी को, ताकि बैक्टीरिया कॉलोनाइज करे स्टमक में, एंड हेल्प इन पैथोजेनेसिस ऑफ गैस्ट्रिक। अब और हेल्प करता है कि पैथोजेनेसिस हो, वहां पे ज्यादा दिक्कत कॉज हो, पैथोजेनेसिस ऑफ गैस्ट्रिक, एडिनोकार्सिनोमा एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एडिनोकार्सिनोमा कॉज कर देगा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर देगा। ये सब कौन कर रहा है? एच पाइलोरी कॉज कर रहा है। क्यों? एच पाइलोरी के पास कौन सा टॉक्सिन है? वैके टॉक्सिन है। क्वेश्चन आया हुआ है वैके टॉक्सिन पे, याद रखना है इसको। अब ट्रिपल थेरेपी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल थेरेपी कौन सी यूज करते हैं हम, किन किन ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं, और डोजेज में उतना आया नहीं है, बट फिर भी याद रखो, ट्रिपल थेरेपी इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एच पाइलोरी विच इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिलिन। पहले हम एमॉक्सिलिन देंगे। तो ट्रिपल थेरेपी में हम एक तो देते हैं एमॉक्सिलिन। तो पहला क्या है? एमॉक्सिलिन। और एमॉक्सिलिन के साथ में क्या देंगे? क्लिथ्रोमाइसिन देंगे। क्लिथ्रोमाइसिन के साथ हम इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो मोस्ट कॉमनली आपने जरूर अपनी लाइफ में जरूर ये खाई होगी और रिकमेंड भी की होगी, किसी को भी गैस वैस की प्रॉब्लम थी तो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है ये, पेंटॉप जिसको नॉर्मली बोलते हैं हम, पेनाप्रोजोल, ठीक है, पेंटाप्राजोल, क्लेथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिलिन। हाँ, यही तीन है आपके ट्रिपल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो देखो, ट्रिपल थेरेपी इज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी विच इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिलिन 1 mg देते हैं, ठीक है, क्लेथ्रोमाइसिन 500 mg देते हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फॉर एग्जांपल पेंटाप्राजोल 40 mg फॉर कितने दिन के लिए? 7 से 14 दिन का एक कोर्स चलाते हैं हम ट्रिपल थेरेपी का। कब? जब एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है। क्लियर। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी आ सकता है आपको, कैसे डायग्नोज करते हैं हम एच पाइलोरी को? तो याद रखना, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एच पाइलोरी इंक्लूड स्टूल एंटीजन टेस्ट, या तो हम स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे, स्टूल में चेक करेंगे इसको, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, या तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट देंगे, क्योंकि इसके पास यूरिएस एंजाइम होती है। तो एच पाइलोरी क्या करता है? यूरिया को तोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया में, तो एमोनिया ब्रेथ टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो एमोनिया को डिटेक्ट करते हैं, अगर एमोनिया होता है, तो एमोनिया प्रेजेंट होता है अगर आपकी ब्रेथ में, तो माना जाता है कि हाँ एच पाइलोरी अंदर बैठा हुआ है। एंड सीरम एंटीबॉडी लेवल्स, और सीरम एंटीबॉडी लेवल को देखा जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है,
अभी पीछे पड़ा तो वही पूछा गया है। एग्जाम झारखंड एसएससी नर्सिंग 2022 जुलाई में पूछा गया। आइडेंटिफाई टॉक्सिन दैट इज रिलीज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन पेप्टिक अल्सरेज। आपको पता है वैक ए, क्या बताना है मैंने, तो याद रखना वैक ए और कैग ए, यही दो टॉक्सिन ये बनाता है। क्लियर, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर जल्दी करो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बताया था यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ऊपर, तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट यूबीटी in exhaled breath is used to detect the presence of, तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस के लिए करते हैं, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा क्या सोच रहा है इसमें, तो देखो यूबीटी यूरिया ब्रेथ टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो एच पाइलोरी प्रोड्यूस यूरियस एंजाइम, क्यों, इसके पास यूरियस है। यूरियस एंजाइम क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा, दैट एक्सेलरेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, हाइड्रोलिसिस होगा, टूटेगा वाटर की प्रेजेंस में, यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया बनाएगा। तो याद रखना है अमोनिया इन ब्रेथ, अब अमोनिया जैसे ही प्रेजेंट आ गया आपकी ब्रेथ में तो पॉजिटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट हो जाता है, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है पाया गया है पेशेंट के अंदर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ईएसआईसी स्टाफ नर्स कोलकाता एंड बेंगलुरु 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट विद अ डुडेनल अल्सर, क्लाइंट को डुडेनल अल्सर एक कीवर्ड है, में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन असेसमेंट, जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या फाइंडिंग हमको मिलेगी, जो पक्की फाइंडिंग है कि ये इसमें डुडेनल अल्सर है। याद रखना डुडेनम में अगर अल्सर होता है ना, तो डुडेनम में अल्सर मतलब वहां से थोड़ा बहुत ब्लड आएगा और वो ब्लड जो है स्टूल में भी देखने को मिलता है, तो ब्लड इन स्टूल, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेलेना बोलते हैं, तो इसका मेलेना आंसर आ जाएगा। अब देखो डुडेनल अल्सर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डुडेनल अल्सर किससे कैरेक्टराइज होता है, ध्यान से समझना, बर्निंग पेन इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग पेन होती है, कब होती है, लगभग 1.5 से 3 घंटे आफ्टर ईटिंग, क्योंकि खाना जब आप खाओगे तो वो आपके स्टमक में लगभग 1.5-3 घंटे तक रहता है, तो 1.5 से 3 घंटे तक स्टमक में था, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही स्टमक से खाना डुडेनम में गया, वो कंटेक्ट में आया डुडेनल वॉल में, जो अल्सरेशन वाली वॉल थी, तो आपको दर्द होगा आफ्टर ईटिंग, एंड पेन सिवियरिटी इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि शाम को जैसे ही आपने डिनर किया, खाना खाया, अब आप सो गए, खाना खाने के बाद जैसे ही आप सोए, तो सोने के लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद जैसे ही खाना आप डुडेनम में आएगा, तो अचानक से पेशेंट रात को उठता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो डुडेनल अल्सर की शिकायत हो सकती है। पेन रिलीव आफ्टर ईटिंग, जैसे ही खाना खाते हैं पेन रिलीव हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं, स्टमक में जैसे ही खाना जाता है ना, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा बंद हो जाता है, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है, उसके बंद होने की वजह से, क्योंकि अब स्टमक में खाने को ठहराना है, वहां पे चर्निंग मूवमेंट होगी, वहां पे एसिड का सब कुछ फ्लो होगा, वहां पे अब थोड़ी डाइजेशन होगी, तो वो 2-4 घंटे जो है वो रिलीफ मिलता है, जैसे ही खाना खाएंगे तो रिलीफ मिलता है, हमको लगता है हाँ सब बढ़िया है, लेकिन जैसे अब डुडेनम में आएगा तो दिक्कत कॉज करेगा। नेक्स्ट मेलेना, ब्लैक टारी फीसिस ड्यू टू डाइजेशन ऑफ ब्लड इनटू जीआईटी, तो जैसे ही ब्लैक कलर आता है, तो ब्लैक क्यों आता है, क्योंकि ब्लड को डाइजेस्ट कर दिया आपके डाइजेस्ट सिस्टम में, तो इज मोर कॉमन इन डुडेनल अल्सर, तो ये जो मेलेना है ये कहाँ देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली हमको डुडेनल अल्सर में देखने को मिलता है, एंड हेमेटोएमेसिस। अब देखो दो चीजें, एक मेलेना और एक हेमेटोएमेसिस। मेलेना क्या हो गया, मेलेना हो गया ब्लड इन स्टूल, और हेमेटोएमेसिस हो गया, हेमेटो मतलब ब्लड, एमेसिस मतलब वॉमिट करना, तो वॉमिट में अगर ब्लड आ रहा है इज मोस्ट कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर, तो गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में ही अगर अल्सर होगा, तो जो भी आपको वॉमिट होता है ना, वो याद रखना स्टमक से ही होता है, स्टमक में जो कंटेंट है वही वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ सकता है, डुडेनम में एक बार पहुंच गया फिर अब वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो डुडेनल अल्सर एंड हेमेटोएमेसिस इज मोर कॉमन इन गैस्ट्रिक, तो हेमेटोएमेसिस से तो गैस्ट्रिक अल्सर है, मेलेना है तो आपको याद रखना है डुडेनल अल्सर है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और डीएमईआर महाराष्ट्र 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, नर्स इज एडमिटेड अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टेड डुडेनल अल्सर, तो नर्स ने क्लाइंट को एडमिट किया और सस्पेक्ट है कि इसको डुडेनल अल्सर हो सकता है। द क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट दैट हिज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट डिक्रीज व्हेन ही, तो अब हमको सस्पेक्ट है कि इसको डुडेनल अल्सर हो सकता है, और क्लाइंट क्या कह रहा है कि क्लाइंट कहता है कि मेरे को डुडेनम में डिस्कम्फर्ट जो है वो कम हो जाता है जैसे ही मैं क्या करूंगा। अब देखो मैंने आपको कहा था जैसे ही खाना खाता है पेशेंट, तो खाना खाने से ही पाइलोरी स्फिंक्टर बंद हो जाता है, तो उसको रिलीफ मिलता है, तो मतलब कब उसको रिलीफ मिलेगा, तो हमारा सस्पेक्ट जो है, हमारा शक सही जा रहा है कि इसको डुडेनल अल्सर हो सकता है, तो जल्दी से आंसर करो, क्या सीख से मील ऐसा है
क्या रेस्ट एंड रिवन? तो ये दो तो बिल्कुल ही नहीं है। ईट ए मील आएगा या सिट अपराइट, अपराइट नहीं तो ईट ए मील, जैसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद उसको क्या लगेगा, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आरएमएल दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है? ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद डुडेनल अल्सर। अब ये कह रहा है एक क्लाइंट जो है डुडेनल अल्सर उसको है, वो एडमिट हुआ है। व्हाट विल द नर्स एंटिसिपेट हिस्ट्री टू इंक्लूड? तो अब नर्स को कौन सी हिस्ट्री एंटिसिपेट करनी चाहिए, करनी है, जो इंक्लूड करनी है? रिसेंट वेट लॉस, क्या उसको रिसेंटली वेट लॉस हुआ होगा? इंक्रीज इंजेक्शन आफ्टर मील, इंक्रीज इंजेक्शन आफ्टर मील, अवेक विद पेन एट नाइट, वेरी गुड। तो ये अब देखो सीधा वही बता ही दिया इसने, अवेक, क्योंकि मैंने बताया ना आपको 1.5 से 2 घंटे के बाद, और ये सिम्टम हम पीछे पड़ चुके हैं तो इजी था, इसमें ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, आंसर आपको भी आ गया होगा। इन डुडेनल अल्सर the severity of pain increase during night, so patient will be have history of awaking with pain at night। तो पेशेंट को हिस्ट्री क्या होगी? तो यही हमको पूछा गया था कि कौन सा जो एंटिसिपेट करेगी हिस्ट्री टू इंक्लूड। अब पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है तो उसमें कौन सी हिस्ट्री को हम एंटिसिपेट करेंगे, तवज्जो देंगे, हाईलाइट करेंगे कि हाँ ये जरूर है, क्योंकि वो मिडनाइट अवेकिंग पेन आएगी। वो अब क्या ही इसमें ज्यादा बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एग्जाम इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2012 में पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है आपसे? फीलिंग ऑफ फुलनेस, फुलनेस भरा हुआ है, मैं फुल हूं। डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया। अब डिस्कम्फर्ट है, नोजिया, एनोरेक्सिया इज टर्म्ड एज सेटेशन, तो हम बोलते हैं फुलनेस को, बिल्कुल। डिस्पेप्सिया, खाने में दिक्कत आ रही है, निगलने में दिक्कत आ रही है। डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत आ रही है। और मेलना, मेलना तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब इन तीन में आप कंफ्यूज हो, इन तीन में क्या आंसर है? अब जब हम इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वहां पे हमको जो आंसर दिया गया है, वो आंसर हमको दिया गया है डिस्पेप्सिया, ठीक है, बी इसका आंसर दिया गया था। मोस्ट रेलेवेंट आंसर ये है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो डिस्पेप्सिया का मतलब क्या हो गया? डिस्पेप्सिया का मतलब हो गया इनडाइजेशन, क्लियर। डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन, मीन्स अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू द इंजेक्शन ऑफ फूड। तो अपर जो आपका जीआई सिस्टम है बॉडी, उसमें डिस्कम्फर्ट है, इंजेक्शन में, इंजेक्शन फूड में दिक्कत आ रही है। एंड मे बी अ साइड इफेक्ट ऑफ सम मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। करेक्टराइज्ड बाय सिम्टम एज, तो इसमें सिम्टम आते हैं, क्या सिम्टम आते हैं? फुलनेस के सिम्टम आते हैं, नोजिया होता है, ठीक है, इरेक्शन होता है, ब्लोटिंग होता है, नोजिया होता है, ये नोजिया होता है, और एनोरेक्सिया होता है। तो डिस्फेजिया का मतलब क्या हो गया? डिस्फेजिया मींस इनएबिलिटी टू स्वेलो, निगलने में दिक्कत आ रही है, इनएबिलिटी टू स्वेलो और डिसफंक्शन इन स्वेलोइंग। तो डिस्पेप्सिया में कोई स्वेलोइंग में दिक्कत नहीं आ रही है। डिस्पेप्सिया बेसिकली इंजेक्शन की कंडीशन है, इंजेक्शन की कंडीशन है, इनडाइजेशन, सॉरी, डिस्पेप्सिया बेसिकली इनडाइजेशन की कंडीशन है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी मेडिसिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसमें पेशेंट को लगता है फुलनेस, भरा भरा सा फील होता है, वॉमिटिंग का मन होता है, एनोरेक्सिया जैसा होता है उसमें, ठीक है, और सेटेशन होती है कि नहीं नहीं बस मैं भरा हुआ हूँ, भूख ना लगना, क्लियर। इन शॉर्ट अगर बोले तो डिस्पेप्सिया होता है ये। मीन्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और फुलनेस विद अ मील, क्लियर। तो डिस्पेजिया, डिस्पेप्सिया दोनों चीजें आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी एग्जाम में आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल आपको बोल रहा है, ए पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब ये कह रहा है एक पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन है। ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड, और असेसमेंट करने के दौरान नर्स को क्या एक्सपेक्ट होगा, क्या फाउंड होगा? हाइपो एक्टिविटी बाउल साउंड। हाइपो एक्टिविटी नहीं होती है, जब भी गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन होती है तो हाइपर एक्टिविटी होती है, याद रखना। हाइपर एक्टिविटी बाउल साउंड ये आ सकता है। रिजिड एंड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, नहीं बिल्कुल नहीं। रिबाउंड टेंडरनेस भी नहीं होती है, तो ये रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह, रिजिड बॉडी, ये तो दूसरा अपेंडिसाइटिस की कंडीशन वगैरह उसमें होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी बाउल साउंड। एक्सप्लेनेशन में देखो और ज्यादा डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। तो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कॉज नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिस्टेंशन हो सकता है। मोस्ट कॉमन बाई रोटावायरस, किसकी वजह से होता है? रोटावायरस एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड वाटर। तो फूड और वाटर में जो साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस कंडीशन को हम बोलते हैं। गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड है, एंटेराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, क्लियर।
Increase hyperactivity bowel sound means there is an increase in intestinal activity that may occur in diarrhea and after eating. तो डायरिया हो रहा है, आफ्टर ईटिंग डायरिया वगैरह वो सब कंडीशन आती है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी होती है. रिड्यूस का मतलब हाइपर एक्टिविटी बाउल साउंड अकर ड्यूरिंग स्लीप एंड इन कॉन्स्टिपेशन. तो स्लीप और कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो है हाइपो एक्टिविटी होती है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में, याद रखना हाइपर एक्टिविटी होती है. रिबाउंड टेंडरनेस अकर मेनली इन अपेंडिसाइटिस. मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपेंडिसाइटिस में रिबाउंड टेंडरनेस होती है. जैसे हम दबाएंगे तो पेशेंट को एकदम से पेन होगा, बहुत ज्यादा स्टबन पेन होता है अपेंडिसाइटिस में. और रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन इन आईबीडी. जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है उसमें जो है बोर्ड की तरह बिल्कुल सख्त हो जाता है पेट, वो आईबीडी की कंडीशन में होता है. इज इट क्लियर? आगे जब आईबीडी पढ़ेंगे तो वहां पे और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये एनसीएल कोई एग्जाम है, स्टाफ नर्स नवंबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा माना जाता है? तो याद रखना, जब भी हम अल्सरेशन जो भी हम अपने जीआई सिस्टम में देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है कंफर्मेटरी. इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो एंडोस्कोपी होता है. क्लियर? एंडोस्कोपी में करते क्या है, मुंह के थ्रू कैमरा अंदर डालते हैं और देखते हैं वॉल्स को. ये देखो डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है. फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप माउथ के थ्रू अंदर डाला हुआ है एसोफेगस के अंदर. अब ये देखो कैमरा लगा हुआ है और देख रहे हैं पूरा अच्छे से. क्लियर? तो ये देखो अब अंदर कैसे किस तरह से व्यू आ रहा है. क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ है. एंडोस्कोपी ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट. अपर जीआई ट्रैक्ट में इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया. आल्सो कॉल्ड इसो, देखो अब क्या कहते हैं इसको, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी. क्लियर? इसोफेजो इसोफेगस आ गया, गैस्ट्रो गैस्ट्रिक आ गया, ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम आ गया. तो तीनों पार्ट इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी. तो एंडोस्कोपी जिसको हम एस्ट्रोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनो एंडोस्कोपी प्रोवाइड द सिंगल बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज पेप्टिक अल्सर. ये सिंगल बेस्ट टेस्ट है डायग्नोज करने को पेप्टिक अल्सर, बिकॉज इट एलो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ म्यूकोसा. तो म्यूकोसा को डायरेक्टली देख रहे हैं हम, देख के हमको ज्यादा पता चलता है. क्लियर? एंड परमिट यूरिया ब्रेथ टेस्ट. और हम और क्या क्या कर सकते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं. साइटोलॉजिकल स्टडी एंड बायोप्सी ऑफ डायग्नोसिस एच पाइलोरी एंड रूल आउट कैंसर. तो अब बायोप्सी भी कर सकते हैं और भी बाकी सारी चीजें. अगर हमको कैंसर रूल आउट करना है वर्स्ट कंडीशन में तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं. बट अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ट टेस्ट की बात करें तो एंडोस्कोपी हो जाता है. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है. तो राक एमएससी नर्सिंग 2017 का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए क्लाइंट हैज अंडरगोन एन एंडोस्कोपी. एक क्लाइंट को अभी हमने एंडोस्कोपी के लिए भेजना है ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट. द नर्सिंग केयर प्लान, द नर्स केयर प्लान शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जो एनसीपी है, एनसीपी में नर्सिंग केयर प्लान में नर्स को क्या इंक्लूड करना है? आपको पता है कि अगर अभी किसी पेशेंट को हमने भेजना है एंडोस्कोपी के लिए तो उसका नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनेगा? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन. तो पेन के लिए एनाल्जेसिक वगैरह हम नहीं देते. विद होल्ड फूड अंटिल गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट. The client has undergone an endoscopy of the upper GI tract. ठीक है. अब ये विदहोल्ड फूड करना, गैग रिफ्लेक्स जब तक नहीं आएगा, तो बिल्कुल जब तक उसको गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा तब तक हम पेशेंट को फूड नहीं देते हैं. मतलब अगर कोई पेशेंट एंडोस्कोपी करवा के अब आया है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में जब रखते हैं तो हम तब तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तब तक उसको फूड नहीं देंगे जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पोजिशनिंग द क्लाइंट ऑन द राइट साइड नहीं देते, लेफ्ट साइड पोजिशन देते हैं अगर पोजिशन की बात आएगी. तो ऑब्जर्विंग द क्लाइंट फॉर रेक्टल ब्लीडिंग. तो रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टम में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको रेक्टल ब्लीडिंग को क्या ऑब्जर्व करना है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो और चीजों को और ज्यादा क्लियरली समझेंगे. मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोस्कोपी आर परफोरेशन. कहीं परफोरेशन ना हो जाए. अब देखो एंडोस्कोपी आप अंदर डाल रहे हो किसी चीज को, सॉफ्ट टिश्यूज है, कहीं पे वो डैमेज कॉज ना करे, तो परफोरेशन ऑफ ऑर्गन बीइंग एग्जामिन. अब परफोरेशन ना हुई है उसको एग्जामिन करेंगे. ब्लीडिंग को देखेंगे. डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कहीं ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं आ रही है. चेस्ट में कहीं पेन तो नहीं हो रहा है. और एडवर्स एनेस्थीसिया रिएक्शन, तो कोई एनेस्थीसिया की वजह से कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है. ये सब नर्स जो है वो मेजर करती हैं. तो क्लाइंट मस्ट बी एनपीओ, नील पर ओरल या नथिंग पर माउथ. उसको खाने, मुंह से कुछ नहीं देंगे खाने को. कब तक? लगभग 6 से 8 घंटे बिफोर द टेस्ट. तो टेस्ट से 6 से 8 घंटे नहीं देंगे. और 1 से 2 घंटे रादर टेस्ट टिल गैग रिफ्लेक्स. और 1 से 2 घंटे बाद, टेस्ट के 1-2 घंटे बाद भी कुछ नहीं देंगे खाने को जब तक ना पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स ना आए.
क्लियर। द क्लाइंट मस्ट बी पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, मैंने आपको बताया ना वहां पे राइट साइड लिखा तो लेफ्ट साइड पोजिशनिंग देते हैं पेशेंट को, फैसिलिटेट स्लाइवा ड्रॉलिंग। क्यों देते हैं? कॉज उसका स्लाइवा जो है वो इजीली ड्रॉल कर पाए, बाहर की तरफ निकल पाए। क्योंकि अगर स्लाइवा अंदर जाए, गैग रिफ्लेक्स नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है, स्लाइवा कहीं विंड पाइप वगैरह में जा सकता है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आंसर करो। देखो यूपीपीएससी एमपी स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूँ, पीछे एक्सप्लेनेशन में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा हुआ है? सीएनसीआई कलकत्ता स्टाफ नर्स जुलाई 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल क्या पूछा गया है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग। तो अपर जीआई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है। तो अपर जीआई ब्लीडिंग में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इसोफेजियल वायरसिस है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, कार्सिनोमास्टोमा है या गैस्ट्रिक अल्सर है। तो याद रखना गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है अपर जीआई ब्लीडिंग का। और अपर जीआई ब्लीडिंग जो है इसमें हेमेटोमेसिस के चांसेस बनते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर आर अपर जीआई ब्लीडिंग। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है गैस्ट्रिक अल्सर के? अपर जीआई ब्लीडिंग, अल्सर परफोरेशन, अल्सर इतना ज्यादा बढ़ गया कि परफोरेशन हो चुकी है, एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फाइब्रस स्कार। अब देखो होगा क्या, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये आपका स्टमक था, यहाँ पे अब अल्सर था, इस अल्सर में क्या हो गया? परफोरेशन हो गई, ये अल्सर और वर्स हो गया, तो पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसके वर्स होने की वजह से यहाँ पे स्कार बन जाएगा। तो जैसे ये स्कार बन गया, स्कार की वजह से पाइलोरिस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो ये रास्ता ही बंद हो गया। तो पाइलोरिस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फाइब्रस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, तो फाइब्रस स्कार टिश्यू बना तो यहाँ पे रास्ता बंद हो सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है? केरला पीसीएस में ये पूछा गया है। केरला पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग 2023 में क्वेश्चन आया था, लगभग 2 साल पहले। सडन इंटेंस मिड एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर में इंक्लूड। अब ये कह रहा है सडनली मिड एपिगेस्ट्रिक पेन हो रही है जो रेडिएट होती है राइट शोल्डर तक। ये राइट शोल्डर वाली पेन हमने कॉलिसिस्टाइटिस वगैरह उस कंडीशन में भी देखी थी। अब यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? तो जीआरडी में होता है, ठीक है, स्टेंगुलर हर्निया में तो नहीं होगा, जीआरडी में भी नहीं होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं होता है, अल्सर परफोरेशन। हाँ, जब अल्सर परफोरेशन हो गई ना, अगर अल्सर गलती से परफोरेट हो गया, मतलब टूट गया, ब्रेकआउट हो गया और वहां से लीकेज हो रही है, अब ज्यादा वर्स कंडीशन हो गई है, तो अल्सर परफोरेशन जैसे ही होती है तो सडनली इंटेंस मिड एपिगेस्ट्रिक पेन, एकदम से बहुत तेज पेन होना स्टार्ट होता है और जो रेडिएट होकर आपके राइट शोल्डर तक भी जा सकता है, इसको हम बोलते हैं अल्सर परफोरेशन। इज इट क्लियर? एक्सप्रेशन वाली स्लाइड में और ज्यादा चीजें ध्यान से देखो, जिसमें और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। व्हेन पेप्टिक अल्सर आर परफोरेटेड, अगर पेप्टिक अल्सर परफोरेट हो गया तो गैस्ट्रिक जूस एंड गैस एंटर द पेरिटोनल कैविटी। तो अब वो लीक हो गया, वहां से गैस्ट्रिक जूस लीक होगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस एंड गैस एंटर द पेरिटोनल कैविटी, पेरिटोनल कैविटी में गैस आ गई, गैस्ट्रिक जूस आ गया, एंड कॉज केमिकल पेरिटोनाइटिस, और इस केमिकल की वजह से पेरिटोनियम सूजेगी तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। क्लासिकल ट्राइट है या हॉलमार्क ऑफ परफोरेशन, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, पीपीयू। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि क्लासिकल ट्राइट या हॉलमार्क है, कैसे पता चलेगा कि परफोरेशन हुई है? परफोरेशन पेप्टिक अल्सर, सडन ऑनसेट ऑफ एपिगेस्ट्रिक पेन, एकदम से ऑनसेट हो गया एपिगेस्ट्रिक पेन का, विच रेडिएट टू राइट शोल्डर, जो कहां की तरफ जा रहा है? राइट शोल्डर की तरफ दर्द जा रहा है। ट्रैकीकार्डिया होगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, एंड एब्डोमिनल रिजिडिटी, तो एब्डोमिन रिजिड हो जाएगा, और रिबाउंड टेंडरनेस भी देखने को मिलेगी। ये सब कौन से सिम्टम्स हैं? ये सब क्या बता रहे हैं कि परफोरेशन हो चुकी है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच असेसमेंट डाटा वुड इंडिकेट टू नर्स दैट क्लाइंट्स गैस्ट्रिक अल्सर हैज परफोरेटेड। कौन सा डाटा हमको बताता है? अभी पीछे इतनी दास्तान तो पढ़ ली, अब जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से सोचो, ज्यादा क्या सोचना है। रिजिड हो जाता है, ठीक है, बोर्ड लाइक एब्डोमिन विद रिबाउंड टेंडरनेस, ये सारी चीजें तो हमने अभी देखी। ये क्या है? कंप्लेंट टू सडन स्लैम, ये तो नहीं आएगा। फ्रीक्वेंट क्लीविंग स्टूल का सब कोई लेना देना नहीं है। ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कॉज मैंने पीछे ये चीज बता दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स रायपुर में आया हुआ है, स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा, जिस क्वेश्चन में मैं थोड़ा जल्दी बढ़ जाता हूँ ना आगे की डायरेक्टली ऑप्शन, उनमें मैं इसीलिए आगे बढ़ता हूँ कॉज उसमें एलिमिनेशन काफी इजी होती है, ठीक है, तो जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है तो आगे बढ़ जाता हूँ। आपको अगर दिक्कत आती है तो आप वहां पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करो, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करो, और लगता है कि हाँ ये आंसर है, फिर आगे देखो कि आंसर क्या था।
तब भी अगर दिक्कत आती है तो आप रिपीट करके दे सकते हो, और दिक्कत तो कमेंट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स रायपुर में आया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर। अब ये कह रहा है, देखो ड्यूडेनल अल्सर के सिम्टम्स क्या थे वो भी देखा, ट्राइड क्या था वो भी देखा, अब ये कह रहा है इनिशियल सिम्टम बताओ, पहले सिम्टम होते क्या है। तो सबसे पहले आपको मिड एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, याद रखना, मिड एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। हाइपरपायरेक्सिया ऐसा कुछ नहीं है, हाइपरपायरेक्सिया हार्टबर्न कंडीशन, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, मिड एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये एमएससी नर्सिंग आपका आरयूएचएस में आया हुआ है 2022 में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर शुड बी एडवाइज टू, जिसको पेप्टिक अल्सर है उसको क्या एडवाइस करेंगे, एसिडेज डाइट में देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, कैम्फरिज डाइट देंगे नहीं, बैलेंस डाइट देंगे, लो फैट डाइट देंगे तो फैट का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे बैलेंस डाइट देते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एलएनजेपी स्टाफ नर्स दिल्ली 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, इन विच सर्जरी पार्ट ऑफ स्टमक रिमूव एंड रिमेन पोर्शन एनास्टोमोसिस टू ड्यूडेनम। अब ये कह रहा है कि वो कौन सी सर्जरी है जिसमें हम स्टमक का कोई पार्ट रिमूव करेंगे और उसके बाद अगले पार्ट को हम सीधा जिजनम के साथ जोड़ देंगे। तो क्या बोलते हैं इस सर्जरी को हम, क्या हम गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी बोलेंगे? तो गैस्ट्रो को जिजनम, एनास्टोमोस हो गया जोड़ना, ठीक है, तो गैस्ट्रो को जिजनम के साथ जोड़ेंगे तो नहीं, यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, एनास्टोमोस ड्यूडेनम, तो गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी, तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा बी, गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी, क्योंकि हम इसमें क्या करें, गैस्ट्रो को ड्यूडेनम के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी तो नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान से इसको देखो। अब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, फॉलोइंग टू सर्जरीज आर यूजफुल इन मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक। अगर मैलिग्नेंसी हो गई है, कैंसरस कंडीशन है स्टमक की, तो ये दो सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अनरेस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेप्टिक अल्सर टू मेडिकेशन, आप मेडिकेशन दे रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसका, बहुत कंडीशन वर्स हो चुकी है। इफ हेमरेज, अगर हेमरेज है, परफोरेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो चुकी है, तो हम कौन सी सर्जरीज करते हैं, तो दो हम करते हैं, एक को हम बोलते हैं बिलरॉथ 1 एंड बिलरॉथ 2, ठीक है। बिलरॉथ 1 में हम क्या करते हैं, सिंपल याद रखना, गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी, गैस्ट्रो को, स्टमक को थोड़ा काटेंगे और ड्यूडेनम के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे बिलॉथ 1। अब बिलॉट 2 में हम क्या करते हैं, बिलॉट 2 में अब हमको ड्यूडेनम को भी बाईपास करना है, तो डायरेक्टली गैस्ट्रिक का कुछ पोर्शन ड्यूडेनम को छोड़ के सीधा जजनम के साथ जोड़ते हैं, तो गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी जो है हम यूज करते हैं, याद रखना। अब है क्या लिखा, क्या एक्सप्लेनेशन में, तो पार्शियल गैस्ट्रिक्टोमी, गैस्ट्रिक का कुछ पोर्शन काटेंगे विद रिमेनिंग सेगमेंट एनास्टोमोस टू द ड्यूडेनम, तो रिमेनिंग सिस्टम को ड्यूडेनम के साथ एनास्टोमोस कर देंगे। और बिलॉटमेंट 2 में क्या करते हैं, पार्शियल गैस्ट्रिक्टोमी, पार्शियली हम गैस्ट्रिक को कुछ स्टमक का हिस्सा काटेंगे विद रिमेनिंग सेगमेंट एनास्टोमोस टू जुजनम, और रिमेनिंग सेगमेंट जो होगा उसको हम जुजनम के साथ जोड़ेंगे, ड्यूडेनम के साथ नहीं जोड़ते हैं। तो अदर सर्जरी यूज्ड एज वेगोटोमी, और हम वेगोटोमी को भी करते हैं, वेगस नर्व को भी इंसिजन करते हैं, इंसिजन ऑफ वेगस नर्व करते हैं, क्यों, क्योंकि वेगस नर्व में जब इंसिजन करते हैं तो एचसीएल कम निकलता है, हाइपरसेक्रेशन नहीं होती, हाइपरसेक्रेशन कंडीशन को कम करते हैं, क्योंकि एसिडी तो है जो दिक्कत बहुत ज्यादा दे रहा है यहाँ पे। पाइलोरोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, जो पाइलोरस होता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, उसकी हम प्लास्टी करते हैं, उसको थोड़ा सा रिपेयर करते हैं। टोटल गैस्ट्रिक्टोमी में हम पूरा गैस्ट्रिक ही निकाल देते हैं, स्टमक ही निकाल देते हैं, तो इसमें डंपिंग सिंड्रोम की दिक्कत आती है, आगे ये सब सर्जरीज को हम पढ़ेंगे। एंड गैस्ट्रिक रिसेक्शन आल्सो कॉल्ड एंट्रिक्टोमी, गैस्ट्रिक सेक्शन में हम क्या करते हैं, एंट्रम वाले पोर्शन को निकाल के रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि मोस्ट प्रोन एरिया है पेप्टिक अल्सर का, वो एंट्रम वाला रीजन है। अब ये एंट्रम कहाँ हुआ यार, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई एम सॉरी, आपको देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। आनंद फानंद बीच में आके देखोगे तो तुम्हें उतना बेनिफिट नहीं होगा, बट जो स्टूडेंट पहले से सारथी बैच को फॉलो कर रहा है वो खुद देखेगा, उसमें खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि किस तरह का, आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं कि आपको किस लेवल का समझ आ रहा है और आपकी कितनी हेल्प हो रही है। आप जो कमेंट्स में ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप जो कमेंट्स में इतने थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड आप जो शो कर रहे हो, वही मेरा फ्यूल है, वही मुझे एनर्जी देता है, वही मेरी टीम को एनर्जी देता है, ताकि हम रेगुलरली काम कर पाए। इज इट क्लियर? तो डायग्राम से अगर हम दिखाना चाहें तो डायग्राम से और ज्यादा क्लियरिटी बैठ जाएगी। तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ड्यूडेनम है, अब यहाँ पे क्या किया, स्टमक का ये पोर्शन हमने रिसेक्ट कर दिया, पार्सली रिसेक्ट किया और स्टमक को डायरेक्टली जोड़ दिया किसके साथ, आपके ड्यूडेनम के साथ, तो इसको कहेंगे बिलरॉथ 1। तो इसमें क्या किया,
गैस्ट्रोडिडनोस्टोमी कर दिया, लेस डंपिंग देन विद बिलो टू। डंपिंग का मतलब क्या हो गया, जब हम इसमें खाना डालेंगे तो यहाँ पे डंपिंग मतलब एकदम से नहीं निकल जाएगा, कुछ देर तक रुकेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्टमक को जुजनम के साथ जोड़ देते हैं, तो जुजनम को ऐसे ही रख देंगे। ये जुजनम को क्यों यहीं रखा, इसको भी हटा देते हैं यार, जुजनम में तो आ रही है ना, कौन आ रही है, जुजनम में तो बाइल डक्ट आ रही है, बाइल की सेक्रेशन लेके पैनक्रियाज से, वो तो हमको चाहिए ही आगे, क्लियर। तो अफेक्टिंग लोब को ऐसे ही रखा जाता है। तो बिलरॉथ सेकंड में क्या करते हैं, गैस्ट्रोजिज्नोटोमी, तो इतना आपको याद रखना है, क्लियर। तो पार्शियल जो गैस्ट्रिक सेक्शन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एंट्रम वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं। ये फंडस हो गया, ये कार्डिक हो गया, ये बॉडी हो गया, ये एंट्रम हो गया, ये पाइलोरस हो गया। तो एंट्रम पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल गैस्ट्रिक रिसेक्शन। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, बिल्डर सर्जिकल प्रोसीजर किसके लिए किया जाता है, अभी मैंने पीछे पूरी दास्तान ही इसके मैंने सुना दी है, तो इसका आंसर आप जरूर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है, एम्स ऋषिकेश में आया हुआ है दिसंबर 2023 में, आरआरबी में 2019 में, देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आरआरबी का क्वेश्चन एम्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विपल प्रोसीजर इज अदरवाइज कॉल्ड। अब विपल प्रोसीजर को और हम क्या बोलते हैं, अब इससे पहले आपको विपल प्रोसीजर पता होना चाहिए कि विपल प्रोसीजर क्या होता है। जिस स्टूडेंट को विपल प्रोसीजर पता है उसको आंसर एकदम से पता चल गया होगा, कॉज बहुत ही इजी आंसर है इसका, डी इसका आंसर बन जाता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटो डुडनोक्टमी। अब देखो पेनक्रियाज को भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, पेनक्रियाटिक डुडनोएक्टमी। ये एक्टमी क्या है, टॉमी क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसका आंसर आ जाता है डी। होता क्या है, अब ये देखो प्रोसीजर को समझो ध्यान से, होता क्या है इस प्रोसीजर में, तो पेनक्रियाटिको डुडनोक्टोमी विपल प्रोसीजर आर कॉच विपल प्रोसीजर। तो कॉच विपल प्रोसीजर बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के हेड में कैंसर है, इन विच पेनक्रियाटिक हेड इज सर्जिकली रिमूव, जिसमें हम पेनक्रियाज का हेड सर्जिकली रिमूव करते हैं, ऑल्सो विद एडजेसेंट ऑर्गन, और पेनक्रियाज के साथ के ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि लाइक पोर्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट उसके हेड के थ्रू तो बाहर की तरफ निकली थी, तो कॉमन बाइल डक्ट को थोड़ा सा निकालेंगे, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, डिस्टल थर्ड ऑफ द स्टमक, और जो थर्ड स्टमक लास्ट वाला स्टमक एंट्रम वाला पार्ट वाला रीजन है उसको भी रिमूव करते हैं, एंड पार्ट ऑफ डुडेनम, और कुछ पार्ट डुडेनम का भी रिमूव करते हैं। इसलिए क्या क्या इसमें आ गया आप, तो यूजुअली ऑर्डर ऑफ द एनास्टिमोसिस आफ्टर ए विपल प्रोसीजर इज एज। अब ऑर्डर क्या होगा एनास्टिमोस करने का, ये सब चीजें हमने निकाल दी, अब किनको जोड़ना है हमने, क्योंकि खाना तो अंदर जाएगा, उसको आगे तो प्रोसेस करना है, तो क्या करेंगे अब हम, किस किस को जोड़ेंगे, पेनक्रियाटोजुजनोस्टोमी, पेनक्रियाज का जो पीछे वाला रीजन था उसको डायरेक्टली जुजनम के साथ जोड़ेंगे, तो बोलेंगे पेनक्रियाटोजुजनोस्टोमी, या पेनक्रियाटो गैस्ट्रिक्टोमी। अब पेनक्रियाज वाले रीजन को गैस्ट्रिक्टोमी करके वहां पे जोड़ देंगे, या गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी। अब होता क्या क्या इसमें, तो एनास्टिमोसिस की अगर हम बात करेंगे विपल प्रोसीजर में, पेनक्रियाटोजिज्नोस्टोमी, पेनक्रियाज और जिज्नोस्टोमी कर देंगे, जोड़ देंगे, पेनक्रियाटो गैस्ट्रोस्टोमी और गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी एंड हिपैटिको जिज्नोस्टोमी। तो हिपैटिक वाले रीजन को जिज्नम के साथ जोड़ देंगे। अब देखो यहां पे समझना आप, ये वाला जो डायग्राम, ये वाली जो स्लाइड है या ये वाला जो पिक्चर है, इसमें आपको सर्जिकल टर्म सारी क्लियर हो, क्या क्या किसको कहते हैं। तो एक्टोमी अगर है, एक्टोमी का मतलब हो गया टू कट समथिंग आउट, किसी चीज को काट के बाहर निकालना, इसको हम एक्टोमी बोलते हैं। टॉमी का मतलब हो गया टू कट समथिंग, कट किया बाहर नहीं निकाला, वही है तो कट समथिंग टॉमी। तो यहाँ पे एक्टोमी कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्टोमी हो रहा है, एक्टोमी में रिमूव हो रहा है, क्लियर। ऑस्टोमी का मतलब क्या हो गया, अगर OSTOMY लिखा होगा, ऑस्टोमी का मतलब है टू मेक एन ओपनिंग, ऑस्टम ऑस ओपनिंग, ओ याद रखना, ओपनिंग कर रहे हैं। प्लास्टिक का मतलब हो गया सर्जिकल रिपेयर, उसको रिपेयर कर रहे हैं, वहीं पे प्लास्टिक कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, तो प्लास्टिक। पैक्सी क्या हो गया, सर्जिकल फिक्सेशन, तो पैक्सी का मतलब कोई चीज टूट गई थी या कुछ, उसको फिक्स कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। कंटेंसिस क्या हो गया, या कंटेसिस सेंटेसिस जो भी है, ये हो गया सर्जिकल पंक्चर, तो कोई पंक्चर करना, जैसे पेरिसेंटेसिस पढ़ा होगा आपने, क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका डेसिस, डेसिस क्या हो गया, बाइंडिंग और सर्जिकल फ्यूजन, जोड़ना। ऑप्सी का मतलब हो गया लुकिंग एट, जैसे बायोप्सी करते हैं तो देखते हैं,
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना। अब मैं आपको एक डायग्राम बताऊं जहां पे हमने जो ये थोड़ा एडजस्ट करता हूं। अब इस डायग्राम में आपको सारी चीजें दिखेंगी। अब पेनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी विपल प्रोसीजर का ये है, क्या क्या हमने निकाला है देखो। गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, सिस्टिक डक्ट रिमूव कर दी, पेनक्रियाज का हेड रिमूव कर दिया, स्टमक का कुछ पोर्शन पाइलोरिस वाला रिमूव कर दिया, ये ड्यूडेनम का कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, जिजनम का भी इवन इसमें कुछ रिमूव कर दिया है। तो मैंने जो ये वाली लाइन थी यहाँ पे यही तो लिखा था, यूजुअली ऑर्डर ऑफ द एनास्टोमोसिस आफ्टर विपल प्रोसीजर इज एन पेनक्रियाटो डिजनोस्टोमी, पेनक्रियाज को जिजनम के साथ, या पेनक्रियाटो गैस्ट्रिक्टोमी। तो पैनक्रियाज का कुछ रीजन गैस्ट्रिक के साथ जोड़ दिया, आगे जुड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ा ही पोर्शन कट हुआ होगा। या गैस्ट्रिकोजिज्नोस्टोमी, गैस्ट्रिकोजिज्नोस्टोमी गैस्ट्रिक वाले रीजन को डायरेक्ट जिज्नम के साथ जोड़ दिया। और हेपेटिकोजिज्नोस्टोमी, अब गॉल ब्लैडर वगैरह वो निकाल दिया तो हेपेटिक वाले रीजन को डायरेक्ट जिज्नम के साथ जोड़ दिया। तो ये एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी हैं। इन सारी चीजों को अब आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन, CR जो है ना, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, यही दो चीजें हैं जो आपको सक्सेस करवाएंगी। लेक्चर देखने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अभी भी ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज ये फॉलो करो। लेक्चर को देखने से पहले अपने सामने कोई नोटबुक रखो, इस नोटबुक के ऊपर जो चीजें आपको नहीं पता चलती हैं उनको पॉइंट्स बना के लिखो कि आज ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो जितने भी आपको पॉइंट्स हुए हैं, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है इस नोटबुक को एक बार रिवाइज करो। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, शाम को सोने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करो। इस टाइम ये जो अभी आपने जब लेक्चर देख लिया, अभी रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्लियर। उसके बाद शाम को रिवाइज करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अगले जब लेक्चर देखने से पहले करोगे, यहाँ से फिर से 10 से 15 मिनट रिवाइज करने को लगेंगे, बस ये फिक्स हो जाएगा आपको। और कोशिश करो कि जो नोटबुक पे ये लिखा है इसको रिवाइज एक्टिव रिकॉल में अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब ये जो इमेज है, ये अभी कंडीशन जो है, ये हमारी कंडीशन हो सकती है, स्टूडेंट की कंडीशन हो सकती है, आपकी कंडीशन हो सकती है। तो ये तुम्हारा लास्ट चांस हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारा ये लास्ट चांस है। तो याद रखना, या तो अब उठो या फिर रिग्रेट करो। अगर अभी भी आपको पता है कि हमारा लास्ट चांस है, या जिसका जो भी चांस है, अगर तुम अभी नहीं उठोगे, अभी प्रिपरेशन नहीं करोगे, अभी हसल नहीं करोगे, अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको पूरी उम्र क्या है, रिग्रेट करना है कि हमारे टाइम पे ही वॉर आई, हमारे टाइम पे कोविड हुआ, हमारे। तो एक्सक्यूजेस की एक लिस्ट बन जाती है। आप देखोगे दो तरह के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो फेलियर की तरफ जाते हैं। फेलियर वालों के पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट थोड़ी बड़ी होती है, सक्सेस वालों के पास टाइम ही नहीं होता एक्सक्यूज डिस्कस करने का, उनके पास वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो वैसे ही आपको भी अभी एक्ट करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। तुम बस इस तरह से अपने जो नजरें हैं वो एक तरफ गड़ा के रखो कि आपकी जो ड्रीम जॉब है उसको लेके दिखाओ, बात खत्म। तो अब जरूर मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन स्टूडेंट तैयार है अपनी सिलेक्शन के लिए। अब मैं तैयार हूँ, और अपना ड्रीम कॉलेज, अपना ड्रीम जॉब कमेंट में लिखो। साथ में एक चीज और कमेंट में लिखोगे कि आप ये लेक्चर कहाँ से देख रहे हो, ये सारथी बैच किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टूडेंट तक पहुंच गया है। तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताओगे, और ये कितनी हेल्प आपकी कर रहा है, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और जितना हो सके उतना यार सारथी बैच को शेयर करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कंटेंट दिया जा रहा है ना, ये हर एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसको जरूरत है, जो नीडी स्टूडेंट है, जो कोचिंग उतनी ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये कंटेंट पहुंचे। कॉज आपको भी पता है कि किस लेवल का कंटेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खतरनाक और वो सब, बट बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। साथ के साथ में जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही बेसिक पे जाके इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि नर्सिंग कॉलेजेस में कितना ही पढ़ाया जाता है, किस तरह का ही पढ़ाया जाता है। बट एंट्रेंस की पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंट्रेंस में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू सॉल्व हम नहीं कर पाते। थ्योरी एग्जाम में तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाते हो, सवाल में एक चीज आपको पता थी, उसी के आपने 5-6 पेज पढ़ा दिए और पास हो गए, डिग्री कंप्लीट हो गई। लेकिन जॉब के टाइम पे ऐसा नहीं होता, आपको 100% पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरा वही उद्देश्य है कि आपकी बेसिक्स को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूं, और जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओ, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, आपको ऐसा फील ना हो कि मेरी मेहनत कम थी, मेरे रिसोर्सेज कम थे, मैंने उतना खास नहीं पढ़ा था। यही एक
जो है सारथी बैच, तभी हमने इसका नाम रखा है सारथी, तभी हमने नाम रखा है कि हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बैच को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैला दीजिए, हर नर्सिंग स्टूडेंट तक ये पीआर सारथी बैच जो है पहुंच जाना चाहिए। साथ के साथ 3 प्लेटफॉर्म है, तीनों पे ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप पे रोज क्वेश्चन आते हैं, टेलीग्राम पे रोज क्वेश्चन आते हैं, रोज एमसीक्यूज आते हैं, क्वालिटी एमसीक्यूज आते हैं, 7-8 क्वेश्चन सुबह सुबह ही आ जाते हैं, टीम डाल देती है। उसके साथ में इंस्टाग्राम पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ। ऐसे भी तो आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं, बहुत सारी जगहों पे आप जुड़े हो, बट आपकी जिंदगी जो चीज बना रही है वहां पे तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तीनों जगह पे आप फॉलो कर दो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप, या तो इंस्टा पे डीएम कर दो डायरेक्टली, पीएनडब्ल्यू ऑफिशियल लिखोगे सामने आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तीनों जगह करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कॉज आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।